हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग क्लास 6 में पढ़ाई करेंगे गणित की और 8 अंकों वाली संख्या का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में लाभ और हानि रिवीजन करेंगे। फिर क्लास 8 की कक्षा में हम पढ़ाई करेंगे सामाजिक अध्ययन की और समझेंगे संसदीय सरकार भाग 2 को। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। आज हम देखेंगे 8 अंकों तक की संख्याओं के संख्यांक और सांख्यिक नाम, अंकों का स्थानीय मान और प्रसारित रूप। सात और 8 अंक वाली बड़ी संख्याएं हमें कई जगहों पर उपयोगी सिद्ध होती है, जैसे किसी शहर की जनसंख्या व्यक्त करने के लिए या किसी देश का कुल भूभाग व्यक्त करने के लिए या फिर बैंकों से लेन देन का व्यवहार व्यक्त करने के लिए इत्यादि। हमने 6 अंकों तक की संख्याओं को सीखते हुए एक मजेदार पैटर्न बनाया था। अब आइए इनसे बड़ी संख्याओं को सीखने की शुरुआत इसी पैटर्न को बढ़ाते हुए करें। अगर हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के साथ 1 मिलाएं तो हमें प्राप्त होगी 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10 लाख। और इसी तरह पैटर्न को आगे बढ़ाकर 8 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ भी प्राप्त की जा सकती है। 6 अंकों तक की संख्याओं को सीखते हुए हमने कुछ सूचकों का प्रयोग किया था। अगर इसमें एक और अंक बढ़ाएं तो हमें 7 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह एक और अंक बढ़ाने से हमें 8 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। इन अंकों के लिए अब हमें 10 लाखों यानी 10 lakhs और करोड़ों यानी करोड़्स के सूचकों की भी जरूरत होगी। स्थान पर निर्भर अंक के मान को स्थानीय मान कहा जाता है, यह आपको ज्ञात होगा। क्या आप इस 3 का स्थानीय मान पता कर सकते हैं? विचार करें। करोड़ के स्थान पर होने के कारण 3 का स्थानीय मान होगा 3 करोड़, 2 का स्थानीय मान होगा 20 लाख। इसी प्रकार बाकी अंकों का स्थानीय मान इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस समझ से हम संख्या का संख्या नाम लिख सकते हैं 3,27,56,423। इसी प्रकार संख्या का प्रसारित रूप इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस रूप से हम यह पता कर सकते हैं कि इस संख्या में 3 1 करोड़ के समूह है, 2 10 लाख के समूह है, इसी प्रकार 7 1 लाख के, 5 10,000 के, 6 1000 के, 4 100 के, 2 10 के समूह है और 3 इकाइयां हैं। कई सारे चिन्हों और संख्याओं को देख यह कौन सी संक्रिया पहले करें, यह उलझन जरूर उत्पन्न हो सकती है। इसे दूर करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ गुणन की संक्रिया पहले की जानी चाहिए। यह समझने के लिए हम गुणन की संक्रिया को कोष्ठक में व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से आज हमने देखा 8 अंकों तक की संख्याओं के संख्यांक और सांख्यिक नाम, अंकों का स्थानीय मान और प्रसारित रूप। अगली वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित उदाहरण।
दी हुई संख्या के लिए भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्पविराम देकर इसका संख्या नाम ज्ञात करें। भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम दाएं से 3 अंक बाद हजारों को प्रदर्शित करने के लिए, फिर 2 अंक बाद लाखों को प्रदर्शित करने के लिए और फिर 2 अंक बाद करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में संख्या नाम होगा 2,43,56,655। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम दाएं से 3 अंक बाद हजारों को प्रदर्शित करने के लिए, फिर 3 अंक बाद मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में संख्या नाम होगा 24,356,655। आज हमने देखा 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं और साधारण गलतियों को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां। क्या 1 मिलियन और 1 लाख समान है? कई बार यह मिथ्या धारणा होती है कि 1 मिलियन और 1 लाख समान ही होते हैं। यह एक गलत समझ है। इसे दूर करने के लिए अंकों में व्यक्त करें। 1 मिलियन इस प्रकार व्यक्त किए जाते हैं। मिलियन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रयोग होता है। आइए इसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में व्यक्त करें। ऐसा करने पर हमें 10 लाख संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, न कि 1 लाख के। ऐसी उलझन को दूर करने के लिए भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को अच्छे से समझना जरूरी होता है। 2 संख्याओं को जोड़ते या घटाते समय कई बार उचित स्थानों पर नहीं लिखा जाता। इससे हल गलत बनता है। अंकों को उनके स्तंभों में रखकर समान स्थानीय मान वाले अंकों पर ही संक्रिया की जाती है और इससे जवाब सही प्राप्त होता है। कई बार गुणा करते समय स्थानीय मानों के लिए रखे जाने वाले शून्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसी गलतियां स्थानीय मान को न समझने के कारण उत्पन्न होती है। इस वीडियो में आज हमने देखी 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ, पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर, चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान,
उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान। और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। और मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आज हम सीखेंगे लाभ और हानि, प्रतिशत में बढ़त और घटत। क्या आपने कभी सोचा है एक दुकानदार अपनी रोजी रोटी कैसे प्राप्त करता है? दुकानदार वस्तुओं को बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता है। और वह वस्तुएं कहाँ से लाता है? वह इन्हें बड़े दुकानदारों से या वस्तु बनाने वाली कंपनी से खरीदता है। जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। क्रय मूल्य को संक्षेप में हम क्रमू यानी सीपी लिखते हैं। अपने दुकान में लाकर वह वस्तु को बेचता है। जिस मूल्य से कोई वस्तु बेची जाती है हम उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य को हम संक्षेप में वीमू यानी एसपी लिखते हैं। क्या दुकानदार उसी मूल्य में वस्तु को बेचता है जिस मूल्य से उसने वस्तु को खरीदा होता है? नहीं, साधारणतः कोई भी दुकानदार प्रयास करता है कि खरीदे गए मूल्य से ज्यादा मूल्य में ही वह वस्तु को बेचे, यानी कि वह प्रयास करता है कि वस्तु के क्रय मूल्य से ज्यादा उसका विक्रय मूल्य हो। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके साथ कुछ अतिरिक्त रुपए भी कमाता है जिसे हम लाभ यानी प्रॉफिट कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। क्या हर स्थिति में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है? सोचिए सोचिए। सही सोचा, यह हर स्थिति में संभव नहीं। जैसे अगर कोई दुकानदार आईने बनाने वाली एक कंपनी से कुछ आईने खरीदता है, लेकिन दुकान में लाते समय इनमें से कुछ आईने का कांच खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मजबूरन उसे ऐसे आईने क्रय मूल्य से कम मूल्य में बेचने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उसे हानि उठानी पड़ती है। हम कह सकते हैं कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तब हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होता है। अब मान लीजिए अमर ने 50 रुपए में एक फोटो फ्रेम खरीदी और उसने उसे अपने दोस्त को 55 रुपए में बेच दिया। लीना ने भी उसी प्रकार की एक फोटो फ्रेम 40 रुपए में खरीदी और उसने भी इसे किसी व्यक्ति को 45 रुपए में बेच दिया। तो बताइए किसे ज्यादा लाभ हुआ? अमर के लिए लाभ बराबर 55 रुपए ऋण 50 रुपए बराबर 5 रुपए। इसी तरह लीना के लिए लाभ बराबर 45 रुपए ऋण 40 रुपए बराबर 5 रुपए। क्या हम कह सकते हैं कि दोनों को बराबर लाभ हुआ है? सोचिए सोचिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भले ही दोनों को 5 रुपए का लाभ हुआ है, पर अमर को 50 रुपए क्रय मूल्य पर 5 रुपए लाभ हुआ है, जबकि लीना को 40 रुपए क्रय मूल्य पर 5 रुपए का लाभ हुआ है। चूँकि दोनों के लिए क्रय मूल्य समान नहीं है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ है। तो हम कैसे पता करेंगे कि अमर को ज्यादा लाभ हुआ है या लीना को? पता करने का एक तरीका है कि हम लाभ को प्रतिशत में व्यक्त करें।
हम जानते हैं कि किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उसे 100 से गुणा करते हैं। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसलिए अमर के लिए लाभ प्रतिशत बराबर 5/50 गुणा 100 बराबर 10, यानी कि अमर को क्रय मूल्य पर 10% लाभ हुआ है। और लीना के लिए लाभ प्रतिशत बराबर 5/40 गुणा 100 बराबर 12.5, यानी कि लीना को क्रय मूल्य पर 12.5% लाभ हुआ है। अब बताइए किसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है? सोचिए सोचिए। सही सोचा, चूंकि 12.5% 10% से ज्यादा है, इसलिए लीना को ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। इसी तरह हम हानि को भी प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर अमर ने 50 रुपए की फोटो फ्रेम 42 रुपए में बेची होती तो उसे 8 रुपए की हानि हुई होती, यानी कि इस स्थिति में अमर को क्रय मूल्य 50 रुपए पर 8 रुपए की हानि होगी। चूंकि किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम उसे 100 से गुणा करते हैं, इसलिए अमर के लिए हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। याद रहे, लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर प्राप्त की जाती है। इस तरह से अमर के लिए हानि प्रतिशत बराबर 8/50 गुणा 100 बराबर 16। इसे ही हम कह सकते हैं कि अमर को क्रय मूल्य पर 16% हानि हुई है। इसी तरह अगर लीना ने 40 रुपए की फोटो फ्रेम 32 रुपए में बेची होती तो उसे 8 रुपए की हानि हुई होती। इसलिए लीना के लिए हानि प्रतिशत बराबर 8/40 गुणा 100 बराबर 20, या हम कहेंगे लीना को क्रय मूल्य पर 20% हानि हुई है। अब यहाँ 20% 16% से ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लीना को अमर से ज्यादा हानि हुई है। इस तरह लाभ या हानि को प्रतिशत में व्यक्त करने से हम लाभ या हानि को आसानी से समझ सकते हैं और इनकी तुलना भी सही प्रकार कर सकते हैं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आइए प्रतिशत के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा को समझें। किसी राशि का बढ़ना या घटना भी प्रतिशत में दर्शाया जा सकता है। जैसे मान ले पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए से बढ़कर 62 रुपए हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम राशि के बढ़ने का प्रतिशत इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। बढ़त बराबर 62 रुपए ऋण 60 रुपए बराबर 2 रुपए, और प्रारंभिक राशि 60 रुपए है, इसलिए बढ़ने का प्रतिशत बराबर 2/60 गुणा 100 बराबर 3 और 1/3 है। इसी तरह मान ले पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए से घटकर 55 रुपए पहुंच गया, तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक राशि होगी 60 और घटत होगी 60 ऋण 55 बराबर 5 रुपए। इसलिए घटत का प्रतिशत बराबर 5/60 गुणा 100 बराबर 8 और 1/3 है। याद रहे, बढ़ने और घटने का प्रतिशत हमेशा प्रारंभिक राशि पर प्राप्त किया जाता है। तो आज हमने सीखा लाभ और हानि, प्रतिशत में बढ़त और घटत। अगले वीडियो में इनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे लाभ और हानि के उदाहरण। एक व्यक्ति ने 12,800 रुपए में एक टेलीविजन खरीदा और 12% हानि से बेच दिया। पता कीजिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। टेलीविजन का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है 12,800 रुपए। हानि प्रतिशत बराबर 12 है। इसका अर्थ है प्रत्येक 100 रुपए क्रय मूल्य पर 12 रुपए की हानि होती है, यानी लॉस होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 रुपए क्रय मूल्य पर 12/100 रुपए की हानि होती है। इस तरह से कुल 12,800 रुपए पर प्राप्त हानि बराबर 12,800 रुपए गुना 12/100 बराबर 1,536 रुपए। टेलीविजन का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि या सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। विक्रय मूल्य बराबर 12,800 रुपए ऋण 1,536 रुपए बराबर 11,264 रुपए। अतः टेलीविजन का विक्रय मूल्य है 11,264 रुपए। अगला उदाहरण,
यदि एक साइकिल का क्रय मूल्य 2340 रुपए है तो उसे 1600 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत यानी परसेंटेज हानि या लाभ होगा? साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 2340 रुपए, विक्रय मूल्य बराबर 1600 रुपए। यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, इसलिए यहाँ हानि हुई है। हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर 2340 रुपए ऋण 1600 रुपए बराबर 740 रुपए। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर 740 बटे 2340 गुणा 100 बराबर 31.62। यानी कि अगर साइकिल का क्रय मूल्य 2340 रुपए है तो उसे 1600 रुपए में बेचने पर 31.62% हानि होगी। अगला उदाहरण, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 600 रुपए था जब दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा था। दी जानकारी के आधार पर कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपए है। यह विक्रय मूल्य हमें बताता है कि दुकानदार ने कुर्सी 600 रुपए में बेची। इस मूल्य से बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ हुआ है। हमें कुर्सी का क्रय मूल्य यानी दुकानदार ने कुर्सी कितने रुपए में खरीदी थी यह पता करना है। पिछले वीडियो में हमने सीखा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि 20 बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इस तरह से 20 बटे 100 बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कि लाभ बराबर 20 बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। इसे ही हम लिख सकते हैं लाभ बराबर 20% गुणा क्रय मूल्य। इससे आप क्या समझते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, क्रय मूल्य का 20% भाग लाभ है। इस तरह से अगर आपको P% लाभ दिया होगा तो इसका अर्थ होगा क्रय मूल्य का P% भाग लाभ है। इसी प्रकार अगर आपको हानि दी होगी L% तो इसका अर्थ होता है क्रय मूल्य का L% भाग हानि है। अब जैसा कि आप जानते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इसीलिए हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर 20 बटे 100 गुना क्रय मूल्य बराबर 1/5 गुना क्रय मूल्य। इसे व्यवस्थित करके हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर 1/5 गुना क्रय मूल्य धन क्रय मूल्य। यहाँ अगर हम गुणन के वितरण गुण का प्रयोग करते हुए क्रय मूल्य को कोष्टक के बाहर लिखते हैं तो कोष्टक के अंदर 1/5 धन 1 रह जाएंगे। चूँकि 1/5 धन 1 बराबर 1/5 धन 5/5 बराबर 6/5 है, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 6/5 गुना क्रय मूल्य है। 6/5 के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 5/6 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा विक्रय मूल्य गुना 5/6 बराबर क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 5/6 गुना विक्रय मूल्य। इसलिए क्रय मूल्य बराबर 5/6 गुना 600 रुपए बराबर 5 गुना 100 रुपए बराबर 500 रुपए, यानी कि कुर्सी का क्रय मूल्य है 500 रुपए। तो आज हमने देखा लाभ और हानि के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, एक व्यक्ति ने एक मेज 550 रुपए में खरीदी और 10% की हानि यानी लॉस पर बेच दी। मेज का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या है? यहाँ क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है 550 रुपए और हानि है 10%, यानी कि हानि बराबर 10/100 गुना 550 रुपए बराबर 55 रुपए। कई बार विद्यार्थी यह समझ लेते हैं कि विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, इसलिए वे विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं। यह एक गलत समझ है। इससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है 605 रुपए। सही समझ यह है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो सकता है, जैसे यहाँ हानि हुई है। इसका अर्थ है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है,
यानी कि क्रय मूल्य से हानि को घटाकर विक्रय मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 550 रुपए ऋण 55 रुपए बराबर 495 रुपए। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। मिथ्या धारणा 2। दुकानदार ने एक किताब 80 रुपए में बेची जिससे उसे 30 रुपए का लाभ यानी प्रॉफिट हुआ। ज्ञात कीजिए दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। कुछ बच्चे लाभ या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि वे यहाँ लाभ प्रतिशत निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर 30/80 गुणा 100 बराबर 37 और 1/2। लेकिन लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कभी भी विक्रय मूल्य पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। सही समझ है कि हम लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर प्राप्त किया जाता है, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हमें विक्रय मूल्य पता है लेकिन क्रय मूल्य नहीं पता, तो आइए क्रय मूल्य पता करें। चूंकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इसलिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ बराबर 80 रुपए ऋण 30 रुपए बराबर 50 रुपए। इस तरह से यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर 30/50 गुणा 100 बराबर 60 है, यानी कि लाभ 60% हुआ है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। इस तरह से आज हमने देखी लाभ और हानि से संबंधित मिथ्या धारणाएं। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं।
स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को ना छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। तो हम लोगों ने ये संसद के तीनों अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को जाना है। तो ये लोकसभा में जब चुनाव हो जाते हैं तो ये जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि आते हैं या जो जीते हुए प्रतिनिधि आते हैं उनकी एक सूची तैयार की जाती है और उसके बाद फिर उन्हें आगे के कार्य दिए जाते हैं। तो ये जो हमारे जो आप देख रहे हैं कि हमारे जो 545 ये जो सदस्य हैं, तो किसको कौन से जो चुनाव है उसमें इसको बहुमत दिया जाता है। तो या इस तरह से हम ये भी जानेंगे कि हमारी बहुमत वाली सरकार क्या है, हमारी गठबंधन वाली सरकार क्या होती है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में 2 चुनाव की चर्चा की गई है। एक चुनाव जो हमारे 1984 में हुए थे लोकसभा चुनाव, वो चुनाव में क्या हुआ था कि पूर्ण बहुमत हमें किसे मिला था, कांग्रेस पार्टी को मिला था। तो ये पूर्ण बहुमत क्या होता है, ये जो 545 सदस्य हैं उस पे पूर्ण बहुमत 2072 जो सदस्य होते हैं उनकी जीत होती है। तो जो जिस पार्टी के 2072 या उससे अधिक के उसे वोट मिलते हैं वो क्या होते हैं, सरकार बना सकती है। तो जो 2072 जिसको वोट मिलेंगे और तो वही क्या होगी, सरकार बनाएगी और उसे ही हम पूर्ण बहुमत कहते हैं। तो ये 1984 में, जैसा कि आपके पाठ्य पुस्तक में भी आप देखे हैं कि इसमें हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी और इनकी सरकार बनी थी। दूसरी हमारी जो सरकार होती है वो गठबंधन की सरकार होती है। तो आप सोच रहे होंगे ये गठबंधन क्या होता है। तो बच्चों, आप गठबंधन जैसा नाम से जान रहे हैं, तो जब बहुमत 2072 या उससे अधिक किसी भी पार्टी को नहीं मिलता है तो कुछ पार्टी आपस में मिलकर वो क्या करती है, अपनी सरकार बनाती है। इसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो 13वीं लोकसभा चुनाव में इसी प्रकार की सरकार हमारे भारत में बनी थी। तो ये अभी जब आप वर्तमान परिस्थिति को देखेंगे तो हमारे केंद्र में जो हमारी सरकार अभी है वो कौन सी सरकार है बच्चों, तो वो बहुमत वाली सरकार है। जो हमारे राज्य में आप बिहार में वो कौन सी सरकार है, वो हमारी गठबंधन वाली सरकार है। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में दोनों चुनाव और हमारे वर्तमान परिस्थिति के दोनों जो चुनाव है उससे आप गठबंधन वाली सरकार और पूर्ण बहुमत वाली सरकार को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब इसके विषय में हम कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक में 13वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर है जिसे हम कर लेते हैं। पहला हमारा है, 13वीं लोकसभा चुनाव में कौन सा दल सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया। तो इसमें उत्तर क्या होगा, भाजपा। इसे 182 सीट मिली थी। दूसरा है, सबसे बड़ा दल होते हुए भी वह पार्टी अकेले सरकार क्यों नहीं बना सकी। तो इसका उत्तर बच्चों, आप पहले भी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो इसका उत्तर होगा, उसके पास बहुमत के लिए ज़रूरी 272 सीटें नहीं थीं। तीसरा हमारा प्रश्न है, जो गठबंधन सरकार बनाई गई उस गठबंधन का क्या नाम था। तो बच्चों, उस गठबंधन का नाम था एनडीए। चौथा हमारा प्रश्न है, आपकी समझ में क्या बहुमत को सरकार बनाने का आधार रखना चाहिए, कारण सहित समझाएं। तो हाँ बच्चों, हमारे समझ में तो बहुमत वाले को सरकार बनाने का आधार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे आखिर हमारी जनता ने चुना है। तो क्यों ना जनता के द्वारा चुने गए लोगों को हम सरकार बनाने का मौका दें। तो ये तो हमें बहुत सही लगता है कि बहुमत वाले लोगों को सरकार बनाने का आधार मिलना चाहिए। पांचवा हमारा प्रश्न है, क्या इस तरह के गठबंधन से बनी सरकार शक्तिशाली सरकार हो सकती है, कारण सहित समझाएं। तो इसका उत्तर है, यदि गठबंधन के दलों में समझदारी भरी तालमेल होगी और उसके प्रति उनकी ईमानदारी पूर्ण निष्ठा होगी तभी गठबंधन की सरकार शक्तिशाली होगी, वरना गठबंधन के दल लड़ते रहेंगे और उनकी सरकार के लिए परेशानी खड़ी होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये लोकसभा चुनाव को जाना और इसके प्रश्न उत्तर को जाना।
अब हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को जानेंगे। तो बच्चों, ये जो हमारे बहुमत दल का जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जैसा कि आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो वो हमारे बहुमत दल जो है बीजेपी, उसके वो नेता है, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, उसे हमारे संसद का सदस्य होना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति वो संसद का सदस्य नहीं है और वो मंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर उसे निर्वाचित होना पड़ता है। तो इस तरह से जितनी भी लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपने मंत्रिपरिषद के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अपने मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। वो राष्ट्रपति के सलाह मशवरा से अपने सारे जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। वो राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो या और भी अन्य कोई मंत्री हो, उनकी नियुक्ति की जाती है और इस प्रकार ये सदन चलते हैं। अब हम लोग संसद के कार्यों के बारे में जानेंगे। तो संसद के मुख्यतः 3 काम हैं। पहला हमारा है विधायी कामकाज, दूसरा हमारा है वित्तीय कार्य और तीसरा हमारा है सरकार को निर्देश देना, उसे मार्गदर्शन देना और उसे सही जानकारी देना। तो हमारा विधायी कामकाज क्या है? विधायी कामकाज यानी हमारे देश के लिए कानून बनाना। तो ये कानून बनाने वाला जो काम है, इसकी चर्चा हम लोग अगले अध्याय कानून की समझ में जानेंगे। और दूसरा हमारा क्या है? वित्तीय कार्य। तो आप लोग जैसा जानते हैं और देखते भी हैं कि हमें किसी भी काम के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो आप सोचिए, इतने बड़े देश को चलाने के लिए भला पैसे की आवश्यकता कैसे नहीं होगी। तो बच्चों, ये सारे वित्तीय कार्य हमारे संसद के द्वारा किए जाते हैं। वो कहाँ से उस धन को लाया जाएगा और उस धन को किस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा, ये सारे बजट जो तैयार किए जाते हैं वो संसद में तैयार किए जाते हैं और ये बजट वहाँ पास भी किए जाते हैं। और इसका सारा ब्यौरा कि कहाँ हमें खर्च करना है और वो पैसा कहाँ से लाएंगे, ये सारा ब्यौरा हमें संसद में देना पड़ता है। तीसरा हमारा कार्य है कि सरकार को मार्गदर्शन देना, उसे जानकारी देना। तो समय समय पर बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पे संसद को सरकार को निर्देशित करना होता है, उन्हें मार्गदर्शन देना होता है। तो बच्चों, आप ऐसे भी देखते होंगे कि कहीं पे भी हम कार्य करते हैं तो कुछ लोग मनमानी करने लगते हैं। तो इसी तरीके से हमारे सरकार में भी होता है। तो ये मनमानी को रोकने के लिए हमारे कुछ कार्य क्या होते हैं, जैसे प्रश्नकाल। तो बच्चों, ये प्रश्नकाल क्या है? जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, प्रश्नकाल। तो ये जो समय होता है वो डेली जो संसद हमारा चलता है उसमें ये जो सुबह का समय होता है 11 से 12, वो क्या होता है? प्रश्नकाल का होता है। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि जितने भी लोगों को जो प्रश्न पूछने होते हैं, अपने प्रतिनिधि उनके जो प्रश्न पूछते हैं, वो किसी भी मंत्री से वो प्रश्न को पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें संसद में 15 दिन पहले इसकी सूचना दे देनी होती है कि हमें अमुक मंत्री से ये प्रश्न को पूछना है और ये मंत्री की भी जवाबदेही होती है कि वो उसे उत्तर दे, उसे उत्तर दे के उसका सही मार्गदर्शन भी उसे दे। तो ये अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो सूचना होती है वो 10 दिन पहले भी दिया जाता है, तो ऐसे प्रश्न को हम क्या कहते हैं? अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। और ऐसे प्रश्न क्या होते हैं? लोक हित में किए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न होते हैं जिसको पहले हमें बताना होता है कि इसका जवाब मुझे लिखित में चाहिए और इसका जवाब मौखिक में चाहिए। तो ये सारे प्रश्नों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। और ये प्रश्न काल के द्वारा क्या होता है कि यहाँ पे लोग जो सरकार में बने हुए जो मंत्री है वो अपनी गलतियों को समझ भी जाते हैं कि ये प्रश्न काल में ये मुझे प्रश्न किया गया है तो इसका जवाब मुझे देना और इस क्षेत्र में मुझे काम करना है। कभी कभी हमारे साथ भी होता है, तो ये हमारे सरकार के मंत्रियों के साथ भी होता है कि हम लोग किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं या उसको ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन प्रश्न काल के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है उसके द्वारा हमें यह समझ में आता है कि इस क्षेत्र में हमें कार्य करना है और यहाँ पे मेरी जवाबदेही बनती है। तो बच्चों, अगर आपको अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य लगता होगा कि ये कार्य होना है या इसके बारे में मुझे प्रश्न करना है, तो उसकी सूची आप तैयार करेंगे, आपको बहुत ही आनंद आएगा।
तो इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्री परिषद को नियंत्रित करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है, तो हमारे सदन में क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं। तो हो सकता है कि विपक्ष को या दूसरे लोगों को लगे कि ये सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, तो हम क्या करते हैं कि एक अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। तो ये पूरे कार्यकाल में एक ही बार ऐसा किया जाता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा क्या होता है कि हमारे जो अध्यक्ष होते हैं वो एक दिन निर्धारित करते हैं, उस दिन क्या होता है उसके लिए बहस होती है और मत दिए जाते हैं। तो ये मत अगर 273 सपोर्ट में आ जाते हैं तो ये अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है। अगर मत उसके नीचे रहते हैं तो फिर क्या होता है, ये हमारी जो लोकसभा है, ये सरकार हमारी भंग हो जाती है और दूसरी सरकार हमारे बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो अविश्वास प्रस्ताव है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि सारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ये सारे कार्यों को ठीक से करें। क्योंकि हमारी ये सभी लोग क्या होते हैं, मंत्री परिषद के प्रति और हमारी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो बच्चों, इस अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित एक प्रश्न है कि इस अविश्वास प्रस्ताव वाले नियम के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके उत्तर है मंत्री परिषद निरंकुश ना हो जाए, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का नियम बनाया गया है, ताकि बाकी विपक्ष द्वारा इस नियम के तहत सरकार को नियंत्रित किया जा सके और ये सरकार के सामने हमेशा ये लगा रहे कि वो कभी भी भंग हो सकती है और इसे कभी भी हटाया जा सकता है। तो बच्चों, आपने संसदीय सरकार, लोग एवं उनके प्रतिनिधियों के बारे में जाना, उसे समझा। तो अब आइए इससे संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। आपकी समझ से यह क्या ठीक है? इसका उत्तर है हाँ। 18 वर्ष में युवाओं को इतनी समझ हो जाती है कि वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। दूसरा हमारा प्रश्न है, लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? कारण सहित बताएं। तो इसका उत्तर है हाँ, मैं इस वाक्य से सहमत हूँ और बच्चों आप लोग भी इस वाक्य से सहमत होंगे। लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं और लोगों को अपने अपने प्रतिनिधियों से काफ़ी अपेक्षाएं रहती है। वे उनसे अपनी हर समस्या का समाधान चाहते हैं। अतः यह सही है कि लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। हमारा तीसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है? एक उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका उत्तर है, आम लोग अपने मत का प्रयोग कर संसद और विधानसभा में प्रतिनिधियों को भेजते हैं। यही प्रतिनिधि जनता के हित में शासन का कार्य करते हैं। अतः लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। तो बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या दलों की गठबंधन के पास होने वाले आवश्यक बहुमत का क्या अर्थ है? उदाहरण के साथ समझाएं। तो इसका उत्तर है, भारत में किसी भी दल को संसद में सरकार बनाने के लिए 543 सीटों में से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। इसमें कम सीट किसी एक दल या गठबंधन वाले दलों को मिलती है तो वह दल सरकार नहीं बना सकती। हमारा पांचवा प्रश्न है, संसद मंत्रिपरिषद पर किन किन तरीकों से नियंत्रण रखती है? इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे असरदार लगता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, संसद मंत्रिपरिषद पर इन तरीकों से नियंत्रित रखती है। पहला हमारा है प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, दूसरा हमारा है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना और तीसरा है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना। तो इसमें तो सभी तरीका बहुत ही असरदार लगता है। छठा हमारा क्वेश्चन है, संसद के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, संसद के मुख्य कार्य हैं विधायी कामकाज, वित्तीय कार्य और सरकार को नियंत्रित, मार्गदर्शित और सही जानकारी देना। तो बच्चों, इसकी चर्चा हम अध्याय में कर भी चुके हैं। तो इसके बाद 7वां में हमारी कुछ तालिका दी गई है जिसको आप भरेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं।
नमस्कार, संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज चलते हैं स्नेक हाउस यानी सांप घर में। आज की इस कड़ी में बात करेंगे यहाँ के 3 प्रकार के सांपों के बारे में। डरिए नहीं, ये तीनों नॉन पॉइजनस यानी विषहीन हैं। यह है सबसे लोकप्रिय अजगर। ये भारतीय महाद्वीप में पाए जाने वाले सांपों में सबसे भारी भरकम सांप है। एक वयस्क अजगर की औसत लंबाई 14 फीट और वजन 50 किलोग्राम तक होता है। अजगर, जिसे अंग्रेजी में पाइथन कहते हैं, ज्यादातर उजले या पीले रंग के होते हैं। ये एक सुस्त प्रवृत्ति वाले सांप हैं और ये सिर्फ भोजन की खोज में और दुश्मनों से बचने के लिए ही गतिशील होते हैं। अजगर पानी में तैर सकते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। इनका मुख्य भोजन छोटे स्तनधारी जंतु, पक्षी और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स होते हैं। अजगर एक ऐसा सांप है जो छोटे हिरण को भी निगल सकता है। अजगर सामान्यतः 8 से 100 अंडे देते हैं और 48 से 69 दिनों के बाद सपोला निकलता है। ये अपने शिकार को अपने शरीर से लपेट के मार देते हैं। ज्यादातर ये पेड़ों के पास पथरीले इलाकों में पाए जाते हैं जहां नदी या तालाब हो। अजगर अच्छे तैराक होते हैं और आधे घंटे तक पानी में डूबे रह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्नेक हाउस हमेशा से ही दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। पटना स्पीसीज में रॉक पाइथन के तीनों स्पीसीज जो इंडिया में पाए जाते हैं वो मौजूद हैं। रेटिकुलेट हैं, रॉक पाइथन और बर्मीज पाइथन। इनका एग लेइंग मार्च महीने में शुरू होता है। लगभग 15 से 20 अंडे को एक एग ले करते हैं। लगभग 90 दिनों तक इसको वेट करते हैं, फिर इससे बच्चे निकलते हैं। रॉक पाइथन है, इसको खाने में हम लोग यहाँ पे गिनी पिग, रैबिट या चिकन इत्यादि दिया जाता है। सप्ताह में 2 दिन इनको दिया जाता है। और हमारा फ्यूचर प्लान में एक और स्पीसीज को अभी हम लाने जा रहे हैं, किंग कोबरा का, जो एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अतिरिक्त डेनमार्क से यहाँ कुछ स्पीसीज आने जा रहे हैं रेप्टाइल्स में ही, जिसमें आपके ग्रीन एनाकोंडा, बॉल पाइथन, फिर राइनो इगुआना, इसके अलावा नाइल क्रोकोडाइल भी आने जा रहा है। तो जो यहाँ का कलेक्शन प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब चलते हैं धामिन यानी रैट स्नेक के एनक्लोजर के पास, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक विषहीन सांप है। शुष्क स्थलों पर यह पीले रंग का होता है, लेकिन पानी वाले जगहों में ये काले रंग के भी होते हैं। इनका शरीर लंबा और पूंछ पतली होती है। इनकी औसत लंबाई 1.6 से 2 मीटर तक की होती है और ये तकरीबन 11 सालों तक जिंदा रहते हैं। ये ज्यादातर चूहे खाते हैं, इसीलिए इन्हें रैट स्नेक भी कहा जाता है। धामिन एक बार में 6 से 14 अंडे देती है और 2-3 महीनों के बाद इससे बच्चे निकलते हैं। अब चलिए सैंड बोआ की तरफ। 2 मुंहा सांप के नाम से मशहूर सैंड बोआ ईरान, पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। ये विषहीन सांप हैं जो बेहद शर्मीले होते हैं। ये रेतीले मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। ये सैंड बोआ इतने सीधे होते हैं
कि आप इन्हें हाथ में भी उठा सकते हैं। इस सांप का मुंह और पूंछ एक जैसा होता है, इसीलिए इसे दो मुंहा के नाम से जाना जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में दो प्रकार के सैंड बोआ हैं, एक कॉमन सैंड बोआ और एक रेड सैंड बोआ। जैसा कि नाम से ही है, सैंड बोआ ये प्रायः बालू और मिट्टी में मिलते हैं। इन्हें दो मुंहा सांप भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में सांपों की सैंड बोआ के रख रखाव में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। बालू को हम लोग मेंटेन करते हैं, इसके केज की सफाई की जाती है। बालू पूरा प्रॉपर मेंटेन करके उसका तापमान जो है स्थिर तापमान पे रखा जाता है। भोजन के रूप में हम लोग इसे चूहा और गिनी पिग प्रदान करते हैं और उसी प्रकार से ऋतु के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है। जाड़े के ऋतु में इनके शरीर के तापमान को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त ऊष्मा दी जाती है, गर्मी प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार गर्मी के मौसम में इन्हें ठंड प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, ज़मीन को नमी प्रदान किया जाता है, पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।